Hello guys, my name is Gaurav Goyal and I am your IT JEE Mathematics mentor. So guys, I am IT Roorkee graduate. अच्छा, जो मैं आज सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का, ये मेरा फर्स्ट सेशन है और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है। मैं इसको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक है। पर गाइज आई कैन गारंटी कि अगर आप फर्स्ट 5 मिनट्स मेरे वीडियो पे देखेंगे तो आप IIT JEE एडवांस 2020 में आया हुआ एक सवाल पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपको 4 नंबर गारंटेड हैं। ठीक है गाइज, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे एक बेसिक क्वेश्चन भी आता है और थ्रू आउट अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें भी इसका एप्लीकेशन काफ़ी होता है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताऊं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये एक टूल है। ये सिर्फ है ना एक अपने आप में ही कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट का यूज़ थ्रू आउट मैथ्स में हम लोग कोई भी चैप्टर हो सब जगह करते हैं, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो इन जनरल, या फिर टिग्नोमेट्री हो, या कहीं भी हो। ये एज अ टूल हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं। कोनिक सेक्शन हुआ, ठीक है ना, बट अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स ओनली ये और कहाँ यूज़ हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को ये याद है ये क्या है? कुछ याद आया? एंग्री बर्ड का गेम खेला करते थे ना हम लोग पहले। अच्छा, तो आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि ये जो भी हम लोग इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ये ट्रेजेक्ट्री एक तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व बनता है उसको ट्रेस करा हुआ है। अगर हम लोग कंप्यूटर में अगर इस तरह का, उसमें हम इनपुट क्या कर रहे हैं, इनपुट ये वाली वैल्यूज़ कर रहे हैं कि हम बर्ड को अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरह से डाल रहे हैं और हर वेरिएबल पे एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री बन रही है। तो उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके ये इसको हिट करेगा कि नहीं, ये होना था। तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही एक गेम बना दिया गया। देखा आप लोगों ने कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैं एक और बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल। अब देखिए ये क्या है, ये एक तरह से आई थिंक, देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन दे रखा है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन मिसाइल लॉन्चिंग और रॉकेट लॉन्चिंग दोनों में ही होता है। रॉकेट अगर आउटर स्पेस में जा रहा है, मिसाइल में यहाँ पे हम अर्थ लेवल पे कोई टारगेट हिट करना होता है, तो ठीक है ना। तो देखिए उसमें कंसेप्ट तो वही यूज़ हो रहा है कि जो मिसाइल है या जो भी रॉकेट है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव करते हैं कि ये इस इक्वेशन को फॉलो करता हुआ जाएगा। अच्छा, उस इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या होते हैं? देखिए, एक तो होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम छोड़ रहे हैं उसका मास कितना है, ठीक है ना, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है और उसको हम किस स्पीड से छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस डिस्टेंस तक जाएगा, कितनी हाइट अचीव करेगा और इसका पाथवे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट्स के लिए कितना ये हेल्पफुल है। और साइंटिस्ट छोड़िए, हम लोग भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे फिजिक्स में। आप लोगों का पूरा जो फिजिक्स है वो इसी कंसेप्ट पे बेस है। आप लोग पैराबोला का ये जो पाथवे होता है किस तरह, इसमें जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, स्पीड किस स्पीड से छोड़ा जा रहा है, कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हाईएस्ट डिस्टेंस कितना हो गया। तो ये एप्लीकेशन उसकी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा अच्छा सर, तो ये वाला गेम खेला है, इसको देख के कुछ याद आया कि ये कोई सा गेम में आता है अपने। ये मैं बताऊं, जैसे जो स्कोप होते हैं ना, ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, इससे आपको हो सकता है गेम याद आ जाए मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ जो अभी बैन हो गया है। मैं नहीं चाहता मेरा वीडियो भी बैन हो जाए, तो ठीक है, तो मैं इसलिए। अच्छा, आप देखिए इसमें ये आपको दिख रहे हैं डॉट्स क्या क्या हैं। तो अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो अगर जैसे यहाँ पर ये स्कोप लगा हुआ है और यहाँ पे हमें एक है ना टारगेट को हिट करना है, तो जो पाथवे होगा ना वो इस तरह से ही होगा। ठीक है, कुछ अगर हम इस तरह से छोड़ेंगे, कुछ इस तरह से होगा। तो इस जो स्कोप लगा पड़ा है ना, उसमें है ना जो ये डॉट्स हैं वो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि आप है ना जिस डॉट, टारगेट जो आपका डॉट पे अगर है तो वो उस टारगेट को हिट करेगा। मान लो डिस्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा दूर है, तो हो सकता है टारगेट आपको इस डॉट पे करना पड़े। ठीक है ना, तो ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है वो इसी चीज़ पे बेस्ड होता है। ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं कि आगे चल के हम लोग एक जो ये चैप्टर है कोनिक सेक्शंस, ये पढ़ेंगे। आपको पता है कोनिक सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये एक ईजीएस्ट टॉपिक होता है। इसमें से जनरली क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कोनिक सेक्शन में इसका बहुत यूज़ होता है। देखिए पैराबोला है,
कोनिक सेक्शन का ही पार्ट होता है जिससे पैराबोला बनता है, और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक पैराबोला ही होती है। ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये क्या है, ये एक तरह से आप अगर जैसे आपने गाड़ी की हेडलाइट देखी होगी या आपने अपनी टॉर्च देखी होगी, तो उसमें यहाँ पे बल्ब लगा होता है और यहाँ से बल्ब से रिफ्लेक्ट होके लाइट सामने की तरफ जाती है। देखा आपने इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कितने सारे हैं, कितने एप्लीकेशंस हैं। तो इनके बिना तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते, बट ये वाला एक सबसे बेसिक कंसेप्ट है और ये तो हमें समझना पड़ेगा ही। ठीक है ना। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सेकंड में आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ठीक है ना। तो आप अपने मेंटल इमेज बना लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये हेडिंग भी याद होगी ना तो आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। और ये देखिए, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो ये बना दीजिए। अगर लाइक करना हो तो ये लाइक भी कर दीजिए और ये भी कर दीजिए। ठीक है ना। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट है। ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ इतना सा मेरे पास अगर मैं ये बोलता कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता। ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। इक्वेशन में जब हम इक्वेट इट टू जीरो कर देते हैं तो वो इक्वेशन हो जाती है। ठीक है। अच्छा देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। राइट। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। और आगे चल के पॉलिनोमियल्स डिफरेंट हम पढ़ेंगे, आगे वाली एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, है ना, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इस वाली को हम 2 डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 डिग्री है। ठीक है ना। तो इसके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं अब बताइए, ए बी सी। ठीक है ना। 3 कोफिशिएंट्स आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी है। सी एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना। अच्छा ये हमने 10th में पढ़ा था कि इसके जो 2 रूट्स होते हैं उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। अल्फा एंड बीटा को हम लोग ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है ना। ये जो है ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। अब इसको है ना, इसका देखो डेरिवेशन आप 11th की बुक में भी अगर एनसीईआरटी खोलेंगे तो स्टार्टिंग में डेरिवेशन दे रखा है, पर आई डोंट थिंक कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है ना। वो इजी है, आप लोग है ना खुद देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। हम लोग जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये वाले हमारे जो 2 रूट्स आ गए, एक विद प्लस साइन एक विद माइनस साइन। ठीक है ना। 2 रूट्स हैं अब हमारे पास में, तो उन 2 रूट्स का अगर हमें सम निकालना हो अल्फा प्लस बीटा, तो हमने ये फॉर्मूला वैसे तो याद कर लेना है, माइनस बी बाई ए। बाकी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो अपोजिट साइंस हैं वो कट जाएंगे और 2b अपॉन 2a हो जाएगा। तो 2 और 2 नीचे से कट जाएगा तो माइनस बी बाई ए बचेगा। ठीक है ना। तो डेरिवेशंस अगेन मैं कहूँगा कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये वाले बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसके डेरिवेशन पे बेस्ड कभी क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आते हैं इनकी एप्लीकेशंस पे। हम देखेंगे कि इस साल क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, जो हमारे रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा उन इज इक्वल टू, अब ये देखो सी इज दी कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट। इसको मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों में कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर जो है वो नीचे आएगा। ठीक है ना। और एक थर्ड भी इस बार हम याद कर लेंगे, जो डिफरेंस होता है अंडर रूट डी अपॉन ए, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए, क्योंकि ये देखिए याद कर लेना ही बेटर है। आप उस टाइम मेहनत करें इससे अच्छा अभी ही मेहनत कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा तो क्लियर हो ही गया होगा कि एक्सप्रेशन तो होता है जब हम उसको इक्वेटेड टू जीरो नहीं करते हैं। ठीक है ना। और अब मैंने बता दिया आपको कि जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट, ये 3 चीज़ें क्या होती हैं। इसका थोड़ा सा एक छोटा सा जो डेरिवेशन है वो मैंने डाल दिया है, तो एक बार उसको क्विकली गो थ्रू कर देते हैं। देखिए
अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है हमें इसका। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम होल, देखिए अगर जैसे इस तरह की एक्सप्रेशंस आती हैं, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है पर अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं पता, तो हम कैसे करते हैं, इसी तरह प्रोसीड करते हैं। ये एक है ना क्या यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा का हम स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पहले से था तो ऐड होके माइनस 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की भी पता है, दोनों की वैल्यू हम डाल देंगे तो हमारे पास ये डी बाई ए स्क्वायर आ गया। अब हम बोथ साइड अगर अंडर रूट लेंगे तो ये मॉडुलस आ जाता है, ठीक है ना। मॉड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें अल्फ़ा और बीटा के डिफरेंस से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि अल्फ़ा में और बीटा में कौन सा बड़ा है। 2 एंड 4 या 4 एंड 2 में डिफरेंस तो 2 ही है, ठीक है ना। तो हमें साइन से मतलब नहीं है, हमें डिफरेंस से मतलब है। अंडर रूट डी बाई है, इसका भी मैं मॉडुलस ही बोलूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर है तो इसका मैं मॉडुलस ही बोलूँगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए जिस तरह से हमने ये करा है, सिमिलरली ये वाले भी अगर जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये यूज़ करा था, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये 11th में जब स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की ट्रिक्स है ना हम लोग सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। ये यूज़ करेंगे हम, ये बहुत यूज़ करेंगे बाद में, पर अभी ये लर्निंग टाइम है तो मैंने इसलिए मैंशन कर दिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग ये लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अच्छा सिमिलरली अगर क्यूबिक में आ जाए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो वो कैसे लिखेंगे, उसका भी यही मेथड है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा इसको एक बार खोल लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है सिमिलरली ये, ठीक है ना। इन दोनों को आप लोग है ना खुद एक बार है ना ओपन करके देखिए कि ये बच रहा है कि नहीं बच रहा, ठीक है ना गाइस। अच्छा देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि आप है ना विद इन 5 मिनट्स आप मेरी क्लास के बाद में आप इस बार का एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस वालों ने इस बार मेहनत नहीं करी। अच्छा देख लेते हैं उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए एक तो उन्होंने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है, एक उन्होंने ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स उन्होंने बोले हैं ए एंड बी, ठीक है ना। सिमिलरली जो सेकंड वाली है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, इसके भी उन्होंने दो रूट्स क्या बताए, सी एंड डी। अब उन्होंने ये दे दिया प्लस ये दे दिया कि इस ये जो एक्सप्रेशन है ना इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको एक्सप्रेशन बोला है ना, इक्वेशन नहीं बोला, तो ये आप लोग अभी भी क्लियर हो जाएगा काफ़ी कि मैं क्या, हर बार जैसे हम आगे इन चीज़ों को सीख जाएंगे धीरे धीरे जब भी फैमिलराइज होंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा देखिए ये जो है इनसे हम है ना इनके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब कि -20 एंड ए बी इज इक्वल टू माइनस दे रखा है इसमें तो सी बाई ए होता है प्लस सी बाई ए, तो -20। सिमिलरली इसको भी मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, सी प्लस डी क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, माइनस से माइनस कट गया 20 सी एंड डी इज इक्वल टू ये हो गया 20, ठीक है। अच्छा अब हमें देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं उस वाले को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो मैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म्स बाहर निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा सी प्लस डी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से देखिए सी स्क्वायर है और यहाँ भी सी स्क्वायर है, तो यहाँ निकालूंगा तो माइनस सी स्क्वायर बाहर निकल आएगा, माइनस सी स्क्वायर इज ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ से देखो मैं डी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, माइनस डी स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। और एक मेरा बी स्क्वायर बच गया। देखिए ये एक है ना साइक्लिक टर्म्स आ जाती है ना तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर में से अपन बाहर निकाल लिया अपन ने, तो सी प्लस डी, ठीक है। अच्छा देखो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 20,
एंड a प्लस बी की वैल्यू -20। अच्छा देखो a प्लस बी के आगे ही माइनस है, तो यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो अगर मैं इन चारों जो टर्म्स हैं उनमें से अगर 20 बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर मेरे को क्या ये मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मैंने आपको अभी एक बताया था इस तरह का, अगर जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप लोग, आपको दिख गया होगा अब तो ये काफ़ी इजी हो गया है। a प्लस बी इज -20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हो गया, माइनस 2ab, ab इज 20 तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4040, ठीक है। प्लस c प्लस डी अगेन 400 हो गया, ठीक है। और -2cd, ये cd प्लस का 20 है तो ये माइनस का 4040 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा ये गंदी वाली टर्म तो कट गई, अच्छी अच्छी बची हैं सिर्फ 400 प्लस 400, 800 इंटू 20 हो गया हमारा 16,000। आने पे हमें आराम से आंसर मिल गया 16,000, 16,000। देखिए हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन था एडवांस 2020 का, जिससे हमें इतना डर लगता है। एडवांस 20, मेरे पेन को भी पता नहीं क्या हो रहा है, 2020 का, ठीक है ना। 2020 में उन्होंने 2020 घुसा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या है, इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट, डिफरेंस ऑफ फ्रूट, ठीक है ना। जो थर्ड चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है कि क्या वो रूट्स रियल है या फिर इमेजिनरी है, क्या वो इरेशनल है या रेशनल है, ठीक है ना। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा इस वाली स्लाइड में देखो एक और चीज़ देखो, मैंने है ना ग्राफ्स भी बनाए हुए हैं। ये वाले ग्राफ्स हैं ना हम लोग डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, पर मैं आप लोगों के लिए अभी इसको पढ़ने में इजी हो जाता है काफ़ी, तो इसलिए मैंने ग्राफ्स बना दिए हैं। अब ज़्यादा ग्राफ को डिटेल में मत समझिए, बस अगर मैं जैसे छोटा सा आपको बताऊं कि अगर जो ये एक्सप्रेशन है इसमें इसका जो ए होता है अगर वो पॉजिटिव होता है तो ये जो पैराबोला बन रहा होता है ये अपवर्ड फेसिंग बनता है, ये हो गया ऊपर की तरफ। और अगर ए जो है वो नेगेटिव होता है, ए अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला है वो नीचे की तरफ बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमें ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ बहुत सबसे पहले देखनी है। सबसे पहले तो कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो ग्राफ है वो अपवर्ड फेसिंग बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो ग्राफ है वो नीचे की तरफ फेस करता हुआ बनेगा, ठीक है ना। सेकंड चीज़ हमें देखनी है, देखो फर्स्ट चीज़ तो हमारा हो गया ए देखना, सेकंड चीज़ हमारी हो गई हम डी देखेंगे। अगर डी उसका ग्रेटर देन 0 है ना, डी तीन केस हो सकते हैं, या तो डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है। तो वही तीन केसेस होते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब जो ग्राफ है वो अपनी एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे काटेगा। अगर इसका क्या मतलब हुआ, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे काट रहा है इसका मतलब दो रूट्स उसके हैं, रियल हैं, और दो डिफरेंट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अच्छा अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो उसका क्या मतलब है, तो उस केस में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है इसका मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट है, मतलब कि उसके रूट्स तो हैं बट सेम है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। दो रूट्स तो इसमें तो दो अलग अलग तो है नहीं, दोनों ही अगर सेम रूट्स हो जाते हैं तो हम बोल देते हैं रियल एंड इक्वल, ठीक है। और अगर डी है ना लेस देन 0 हो जाए तो भाई उस केस में तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। टच ही नहीं करेगा कि मतलब कि इसके रियल तो एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, इसके कुछ ना कुछ इमेजनरी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब आप लोग है ना थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले है ना रियल
और इमेजिनरी, इसमें ये हमें पता कर सकते हैं। सेकंड हम लोग है ना रेशनल और इरेशनल, इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बारे में कैसे बात करेंगे? इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले चेक कर लीजिए जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, ये दो तीनों जो हैं ये रेशनल हैं कि नहीं। इनका रेशनल होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये रेशनल नहीं होंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इनको रेशनल करने के बाद में फिर हम बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा रेशनल है या इरेशनल। तो किसके बेसिस पे बोल सकते हैं? फिर हम सिर्फ डी के बेसिस पे बोल देंगे। अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो अल्फा और बीटा रेशनल हो जाएंगे। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो मतलब जो अंडर रूट है उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। बाहर नहीं निकलेगा तो मतलब कि रूट वाली टर्म हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब इरेशनल हो गए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, डी के बेसिस पे आप है ना चेक कर सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। अच्छा अब देखो, हमने रेशनल और इरेशनल देख लिया, हम लोगों ने रियल एंड इमेजिनरी देख लिया। तो जब इरेशनल हो या इमेजिनरी हो तो उसके बारे में एक है ना कंडीशन होती है कि बहुत अच्छी कंडीशन है और इसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको जब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे ना तब बताऊंगा इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या एप्लीकेशन है, देखिए जब भी ये इस फॉर्मेट में हमें एक रूट दिया होता है, ठीक है ना, हमें एक रूट दे दिया, मान लो ये बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये एक रूट है, ठीक है ना। तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग है ना चेक कर लीजिए कि ये जो पी एंड क्यू है ना ये रेशनल है कि नहीं। रेशनल होने चाहिए तभी आप बोल सकते हैं कि p माइनस रूट क्यू इसका दूसरा रूट हो जाएगा, है ना। ऐसे तो ये हो गया कि हमें सिर्फ ये दिया है। अगर हमें मान लो ए बी सी दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हमें ना हमें ए बी सी पता होने चाहिए कि ए बी सी जो हैं वो रेशनल होने चाहिए, ठीक है ना। वो रेशनल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये इरेशनल रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ऐसी ही सेम कंडीशन होती है अगर कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जैसे ये आयोटा दे रखा है, भाई आयोटा का क्या मतलब है कि अंडर रूट के अंदर -1 है। जैसे मान लो अगर आपका जो डी है वो आ गया लेस देन 0 समथिंग ले लो, जैसे -5 आ गया आपका डी, तो इसका मैं ये आ गया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको एक ये भी लिख सकता हूँ कि भाई √5 बाहर निकाल लिया और √-1 ये लिख लिया, तो इसको मैंने ये लिख दिया √5 आयोटा, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है कि ये √5 आयोटा है, ये √5 आयोटा, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा कॉन्जुगेट पेयर होगा वही वो सेकंड रूट होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा इस चीज़ के बारे में आपको। ये कोई काफ़ी इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, और इसकी एप्लीकेशंस हम लोग देख लेंगे। देखिए सबसे पहले है ना जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़े हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो क्या बोला है कि एक तो ये कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, अब हमें बोला है कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स मैंने आपको कब बोले थे कि भाई दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स इक्वल कब होते हैं? अगर वो कोई ग्राफ है वो बिल्कुल टच होता हुआ चला जाए। टच हो रहा है मतलब कि जो d है वो इक्वल टू 0 है, ये हमने याद करा था, ठीक है ना। तो d इक्वल टू 0 रख देंगे, यही सिर्फ इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। मैं देखो जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं कोशिश करूंगा कि उसका कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि सॉल्व देखो मैथ्स में कर लेते हैं। मैथ्स एक्चुअली क्या दिक्कत होती है मैथ्स में कि हर क्वेश्चन में एक ट्रिक यूज़ हो रही होती है। ट्रिक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी आपको विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि यार हमें ना इस क्वेश्चन में अगर ये यूज़ कर लें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाले जो कंसेप्ट हैं ना ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं, ये कुछ भी नहीं है। बट जब आगे चलेंगे ना हम लोग तो हमें है ना देखो, एक तो ये कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। इनको सॉल्व करते हुए भी है ना ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कई बार वो नहीं आइडेंटिफाई हो सकता, इसलिए मैथ्स है ना मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं चीज़ों को आसान कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए और मेरे साथ बस बने रहिए, ठीक है ना। आप लोग अपने कोचिंग के जो भी टीचर हैं वो आप लोगों के पूरे सपोर्ट करते हैं, तो आप है ना अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा करिए कि कुछ क्वेश्चंस में क्या ट्रिक यूज़ हो रही है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें देख लेते हैं डी क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे इन्होंने b² - 4ac इस तरह अपन लिख देंगे।
तो ये देखिए, ये एक तरह से बी स्क्वायर की जो टर्म है वो ये वाली आ गई और ये 4ac की टर्म आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है खुद में, इसका मतलब दो पॉसिबल वैल्यूज़ पे डी जो है वो जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको है ना सॉल्व कर लेंगे। ये वाला सॉल्व करना तो आई थिंक सब लोगों ने पढ़ ही रखा होगा ना टेंथ में। टेंथ में हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो डाउट, ठीक है। चलिए अब है ना, देखिए नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स क्या होते हैं, बट अभी हमें बोला कि रूट्स दे दे जाएं कि अल्फा और बीटा हैं, इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। हमें उन्होंने रूट्स तो दे दिए, अब हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है ना। तो इसको है ना ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इसका मतलब यही हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो वही है ना अपना सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हमें ये फॉर्म में दी होती है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं है ना इसको है ना मैं ए से डिवाइड कर दूं कंप्लीटली, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी ना। मैं एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर है ना, जैसे आप ये बोलते हैं कि इससे डिवाइड कर दें तो ऐसा हो जाता है, तो मान लीजिए अगर हम हमारे जैसे माइनस 2x² है तो और समथिंग इक्वेशन है, और उसका फिर ग्राफ तो जैसे उल्टा होगा। अगर मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, तो ये x² हो जाएगा, जबकि इसका ग्राफ तो यूँ होता है। तो आप इक्वेशन पे डिवाइड कर सकते हैं, आप है ना एक्सप्रेशन पे नहीं कर सकते। ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, इसका मतलब यहाँ से मैंने ये काट दिया, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, वही सेम चीज़ है। तो ये चीज़ अपन ने लिखी हुई है। और इसके है ना देखो, एक है ना ये है ना बेसिक हो गया। अब है ना अगर हम एडवांस लेवल में पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक होती है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग अभी बेसिक्स ही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो मैं उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसका मैं ना एप्लीकेशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इसका क्या एप्लीकेशन है। ये देखिए कि हमें ये बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अब हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हों, ये दो रूट्स हो, ठीक है। तो हमें पता है कि हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। कंसेप्ट अपना सिंपल है, कंसेप्ट में हमें सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और उसकी वैल्यू इसमें रख देनी है। तो देखो सम निकाल लेंगे अपन, ये अपना सम आ गया, ये अपना प्रोडक्ट आ गया और ये अपना इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो हमें यही दिया जाता है, हमें एक है ना इक्वेशन दे दी जाती है, उसके दो रूट्स बता दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसी अब है ना हमारे नए रूट्स ही हैं, उसके बेसिस पे इक्वेशन। जैसे कई बार क्या है, जैसे 1/अल्फा और अगर 1/बीटा ये बोल देते कि ये है ना इन रूट्स के बेसिस पे एक नई इक्वेशन बनाओ। तो देखो ट्रिक क्या होती है कि ये जो इक्वेशन गिवन होती है ना, इसमें है ना x को 1/x से एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ना उसके रूट्स जो हैं वो यही होंगे, 1/अल्फा 1/बीटा। तो इसका एक चार्ट होता है, आप लोग एक बार कहीं ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा, बाकी मैं भी इसको बताऊंगा एक बार जब मैं एडवांस पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल देख लिया इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, एक है ना बड़ा ही मज़ेदार सा कंसेप्ट है आइडेंटिटी का। मतलब इसमें क्या होता है ना कि ये बोल दिया जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मोर देन 2 रूट्स हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, हमने ये तो सुना था। मोर देन 2 रूट्स हो गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है, ठीक है ना। 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। हाँ देखो सब 0 ही 0 है इसमें। तो ये है ना, इसमें हम x की अगर कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा क्या इस इक्वेशन को? करेगा ना। हाँ तो बस यही तो बोला है उसने कि मोर देन 2 रूट्स होने चाहिए। मोर देन 2 रूट्स होए, या फिर देखो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मोर देन 2
रूट्स, या फिर आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर सेटिस्फाई फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ आ जाए। इन तीनों का यही मतलब होता है कि जो कोफिशेंट्स हैं ए बी सी तीनों जीरो हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि ए इज इक्वल टू जीरो है, बी इक्वल टू जीरो है और सी इक्वल टू जीरो है, और ये तीनों की तीनों एक साथ जीरो हैं। ये नहीं है कि अकेला ए जीरो हो गया, अकेला बी जीरो हो गया, अकेला सी जीरो हो गया, तीनों की तीनों को एक साथ जीरो होना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कहीं पे भी आपको ये तीन चीज़ लिखी हुई मिल जाए, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी की बात कर रहा है। आइडेंटिटी में हम लोग सीधा ए बी सी को जीरो डाल देंगे। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें बहुत बड़े बड़े से सवाल पूछ लेते हैं बच्चों को डराने के लिए, पर क्वेश्चन इसमें बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी एक इक्वेशन दे दी है, ठीक है ना। अब ये बोला है कि इसके दिस इक्वेशन हैज़ मोर देन टू रूट्स। मोर देन टू रूट्स है, इसका मतलब कि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है इसका मतलब कि जो सारे कोफिशिएंट हैं वो एक साथ जीरो होंगे। एक साथ जीरो होंगे तो हम सबसे पहले सबको अलग अलग जीरो करके देख लेते हैं कि भाई किस वैल्यू पे जीरो आ रहे हैं। तो जैसे ये वाली जो ए है, ए इज इक्वल टू दिस हो गया इसमें, तो ए की वैल्यू जीरो जो आ रही है उसकी लैम्डा की ये वैल्यू उसके लिए आ रही है कि या तो लैम्डा 3 होगा या 2 होगा, ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड जो बी वाला केस है और जो सी वाला है उसमें भी हमें पता चल गया कि लैम्डा की इन दो वैल्यूज़ के लिए बी की वैल्यू ज़ीरो है और लैम्डा की इन दो वैल्यूज़ के लिए सी की वैल्यू ज़ीरो है। बट हमें तीनों एक साथ ही ज़ीरो चाहिए, तो कॉमन वैल्यू क्या है लैम्डा की? तो देखिए, कॉमन वैल्यू ये है अपनी, लैम्डा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ए बी सी जीरो हो जाएगा। ए बी सी जीरो हो जाएगा तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी हो जाएगी, राइट। इजी क्वेश्चन ना। चलिए, ये देखिए, ये एक है ना, एक काफ़ी है ना, मैं कहूँगा इसको फेमस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है ये। मतलब जो ये साइक्लिक क्वेश्चंस होते हैं ना, ये करने में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको मज़ा आता है करने में, क्योंकि इनमें क्या है, ये क्वेश्चन आप है ना डायरेक्टली तो कर ही नहीं सकते, आपको कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी मज़ेदार सी कि जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें ये बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई, अब देखो इक्वेशन में इज इक्वल टू 1 है ना, इक्वेशन में किसी वैल्यू से इक्वेट करते हैं। अगर इसको है ना अपन -1 इज इक्वल टू वाई कर देते तो एक एक्सप्रेशन हो जाता, ठीक है ना। तो मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसी चीज़ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना। मैं वो चीज़ आपको है ना कई बार बताऊँगा जिस पे कंफ्यूज आप हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोगों को आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो आइडेंटिटी प्रूव हम कैसे करते हैं? हम या तो ये बोल दें कि भाई ए इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो, सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसा हो जाता है तो आइडेंटिटी हो जाती है। या फिर जो अगर इक्वेशन दी हुई है उसके जो रूट्स हैं वो दो से ज़्यादा हो जाएं, तो दो से ज़्यादा इस वाले केस में जो साइक्लिक इक्वेशंस हैं, इस वाले केस में इसके एक्चुअली हम लोग है ना, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं तीनों को पुट करके देखेंगे ना तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन ज़ीरो। इसका मतलब कि मोर देन टू रूट्स हैं इसके, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। अब देखिए चेक कैसे करें आप लोग है ना, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि यार ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं वो कैसे देखते हैं? हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए इक्वेशन की? 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स की टर्म और एक्स की टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और बाकी सब तो देखो वो होंगे कांस्टेंट, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म ऐड हो रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी एक्स की टर्म ऐड हो जाएंगी और कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गई। अब इसमें ना हम सबसे पहले, जैसे मैं एक के लिए बता देता हूँ, मैं x इज इक्वल टू ए पुट करके देखता हूँ। तो a पुट करूँगा तो यहाँ पे a माइनस ए हो जाएगा, a माइनस ए मतलब कि जीरो। तो ये वाली जो पूरी हमारी टर्म है ये तो हमारी ये हो गई जीरो, ये जीरो हो गई। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी x माइनस ए की टर्म आ रही है, तो ये भी हमारी टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। अब है ना ये वाली टर्म बचती है, तो इस वाली टर्म में क्या बच रहा है? इस वाली टर्म में बच रहा है a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और नीचे क्या है? नीचे भी, अरे वाह, ये तो सेम ही चीज़ आ गई, मतलब कि कट कटू के
ये हो जाएगा 1, है ना। 1 हो गया, मतलब कि 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई आइडेंटिटी वाली कंडीशन। जब हम तीनों के लिए देखेंगे, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है 3 वैल्यूज़ पे, इसका मतलब कि ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, राइट, है ना। इजी। इसलिए क्या है, जेई में कभी बड़े क्वेश्चंस को देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, वही मेरे को लगता है, मतलब वो उनको सॉल्व करने का तरीका सबसे ईजी होता है, बस वो क्लिक नहीं करता, है ना, माइंड में क्लिक नहीं करता कि वो कैसे सॉल्व करें। और अगर वो क्लिक कर जाए ना, तो आप विद इन सेकेंड उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैं, है ना, वर्बली देख सकता हूँ ना कि यार ए बी सी पे ये तो ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी हो गया, और ये मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम लोग, है ना, ग्राफ्स पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा यार ग्राफ्स, मतलब मज़ा आता है। मैं तो खुद एक, है ना, इस बैकग्राउंड से हूँ ना, मैं ग्राफ्स वगैरह पे मैंने बहुत काम किया है, बिल्डिंग्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह। तो मैं बताऊंगा आपको। देखो ग्राफ्स अभी तो खैर ज़्यादा ठीक है, नॉर्मली पढ़ेंगे, पर ग्राफ्स के बारे में, है ना, देखो इतना मज़ा आता है पढ़ने में कि ग्राफ्स में क्या क्वेश्चन गलत नहीं होते। मज़ा मतलब यही हो गया ना कि यार क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, तो हम वही करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो, ये तो पता है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है ना। तो ग्राफ्स हम जब भी बनाते हैं, वो वाई या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू फिर एक्सप्रेशन लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है। तो ग्राफ्स हमेशा एक्सप्रेशन का बनाते हैं, इक्वेशन का नहीं बनाते, ठीक है ना। तो ग्राफ जो होता है इसका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो एक पैराबोला होता है। ये वाली जो है ना फिगर, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अब, है ना, देखो ये इसको, है ना, अगर आप, है ना, कभी चाहो ना, तो आप खुद भी प्लॉट करके देख सकते हो। एक ले लो एक्स एक्सेस, एक ले लो वाई एक्सेस, और, है ना, मान लो कि एक ये वाला जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका जैसे ग्राफ प्लॉट करोगे, तो जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। अच्छा एक और बताओ, x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो ये हो गई 4, ऐसे ही -4। तो ये दिख रहा है आपको, बन गया ना हमारा एक पैराबोला अपवर्ड फेसिंग। तो है ना, मतलब ग्राफ प्लॉट करना यार बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और अगर आप, है ना, जो मैथ्स में जो हमारे को क्वेश्चन पूछा है, अगर आप उसका फिगर, है ना, कुछ बना पाएँ, तो क्वेश्चन, है ना, बहुत इजी हो जाता है। अगर आपने फिगर करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि देखो ये जो ग्राफ बना है, इसका क्या मतलब है कि भाई x की दो वैल्यूज़ के लिए y की एक वैल्यू होगी, है ना। x की x1 के लिए और x2 के लिए y की fx1 और fx2 सेम हो गई। यहाँ भी तो हमने देखा था, x की अगर हम 1 रखेंगे या -1 रखेंगे तो y1 हो गया, है ना। यहाँ पे अपन ने देखा था ये 4 हो गया। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे -2 थी, ठीक है ना। तो मतलब x की दो वैल्यूज़ के लिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों वैल्यूज़ इक्वल भी हो सकती हैं या अनइक्वल भी हो सकती हैं। भाई ये वाली में तो देखो और कुछ भी नहीं था ना, पर अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, +x+1 कर देंगे, तो ये, है ना, अब ये कुछ भी हो सकता है। ये ऊपर वाला ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। डी के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये, है ना, वाई एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 पे नहीं कट करेगा, ये दूसरी जगह पे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसकी जो, इसको देखो एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पैराबोला थोड़ा भी आइडिया होगा तो इसको एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और किसी भी पैराबोला का मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सेस ऑफ सिमेट्री पे ही लाया करता है। जैसे इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, ये हो गई, है ना। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इनका जो मिड पॉइंट होता है, उससे जो वर्टिकल लाइन जा रही होती है, वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। और उस पर जो भी पॉइंट होता है, अगर ग्राफ उल्टा होगा तो मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्सिमा मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये हमें वाई की वैल्यूज़ दे रहा है, एक्स की वैल्यू हम डाल रहे हैं तो ये वाई की वैल्यू हमें दे रहा है। तो अगर, है ना, हम वाई एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि वाई की वैल्यू कम से कम आए, कम से कम। देखो ये, है ना, देखो अगर मैं देखूँ, मैं, है ना, इस लाइन पे चल रहा हूँ एक्स की वैल्यू डालता हुआ, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से चालू हो रही है, यहाँ पे आ रही है नीचे नीचे, और एक पॉइंट पे आके 0 हो गई, फिर यहाँ पे और कम हुई, फिर से बढ़ने लग गई। स्टॉक मार्केट देखा है आपने, है ना, बुल
अच्छा चलो, ये मैं कभी और बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ग्राफ्स। में कह रहा हूँ ना, ग्राफ्स इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, और बहुत मज़े आते हैं अगर आप ये ग्राफ्स पढ़ लें तो। हार्ट बीट होती है ना वो सब, तो ये है। चलो ठीक है, छोड़ो, तुम भी यार मेरे को कंफ्यूज कर देते हो, है ना, ऐसा मत करा करो। चलो ठीक है, अब ये देखो कि ये जो है ग्राफ, इसमें है ना हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, मिनीमा हो गया। मिनीमा मतलब कि है ना, ये वाला जो वाई की जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं वो सबसे कम इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है। और अगर ये उल्टा होता यूँ, तो मैं ये कह सकता था यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा, पहले तो हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया कि ग्राफ होता कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। अब देखो, इसके 6 ग्राफ्स हम लोग पढ़ते हैं। मैं ऑलरेडी 6 ग्राफ बता चुका हूँ। सबसे पहले आप एक तो उसमें ए चेक करो और एक आप डी चेक करो। इन दोनों को चेक करके आई एम श्योर आप लोग बता पाओगे, अभी बिना पढ़ाई बता दोगे भाई। जैसे अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, और डी जो है वो तीन चीज़ हो सकती हैं, या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या इक्वल टू जीरो हो सकता है, या लेस देन जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो देखो, मैं फटाफट से सबसे पहले आपको 6 ग्राफ दिखा देता हूँ, फिर उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमें याद रखना होता है इसमें। याद मेरे हिसाब से आप रख ही लोगे, क्योंकि इतना पढ़ोगे ना, इतना पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो कि ये वाला ग्राफ हमने पढ़ लिया कि ए पॉजिटिव है मतलब कि ऊपर की तरफ है, और डी भी पॉजिटिव है मतलब कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटेगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर ए लेस देन जीरो हो जाता तो ये ग्राफ उल्टा बनेगा, और डी पॉजिटिव है मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स पे तो कट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब ये देखो, ये वाला क्या है, डी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन हो गई, और ये भी डी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है, ठीक है ना। दोनों डी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है और इसमें ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग है। अगर ग्राफ इसमें जैसे डाउनवर्ड फेसिंग है तो इसमें ए लेस देन जीरो है और इसमें ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या है कि ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो है, मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा, इमेजनरी रूट्स याद आया, ठीक है। और ये वाला ए लेस देन जीरो है, इसका मतलब नीचे की तरफ फेस करेगा, है तो इसमें भी इमेजनरी रूट्स। अब मैं इनमें जो है इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये वाले जो प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना अब मेरी बातें, ठीक है ना। मैं एक एक करके बताऊंगा। ये देखो, मैंने एक में ही फंसाने की कोशिश करी, आई एम सो सॉरी। मैं आगे से थोड़ा सा और क्लटर कम करूँगा, बट अभी आप ध्यान से मेरी बातें सुनना, एक एक ग्राफ पे फोकस करो। सबसे पहले जैसे ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना, तो इस वाले ग्राफ में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है। तो यहाँ पे हमें जो y की वैल्यूज़ मिल रही हैं वो यहाँ से, जैसे y है प्लस इन्फिनिटी है ऊपर, है ना, और नीचे जाते जाते माइनस इन्फिनिटी होएगा। तो ये वाला ग्राफ है, ये इन्फिनिटी से शुरू होता है, यहाँ पे आते आते ये जीरो वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो इन्फिनिट एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा तक ये जो ग्राफ है ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और सिमिलरली बीटा से लेके और आगे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक ये फिर पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो। एफ एक्स जीरो से बड़ा कब है ना, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा है एंड बीटा से इन्फिनिटी है, ठीक है। सिंपल सही है ना, मतलब आप है ना इसको विजुअलाइज करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि ये काफ़ी इजी सा है, ठीक है। सिमिलरली एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब है, देखो ये वाला पॉइंट है ना जिसमें एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, तो उस टाइम पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू एक्स से शुरू, अल्फा से शुरू होती है और बीटा पे ख़त्म हो जाती है ना। अल्फा पे जीरो होता है और अल्फा से बड़ा रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, नेगेटिव हुई नेगेटिव हुई नेगेटिव हुई, और ये मिनिमा वाला पॉइंट आया, सबसे लोएस्ट हो गई, और उसके बाद फिर से बढ़ के जीरो हो गई बीटा पे, और उसके बाद इन्फिनिटी पे चली गई। तो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो कब है, जब एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा एग्जैक्टली अल्फा और बीटा पे एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है, वो मैंने लिखी नहीं है। अच्छा, अब है ना देखो, मैक्सिमा और मिनिमा एक जो कंसेप्ट है वो बहुत काम का कंसेप्ट है, ठीक है। वो हम लोग है ना एक नया सब टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उसमें पढ़ेंगे। बट मैं अभी से ही आप लोगों को बता दूं कि ये जो पॉइंट होता है,
जैसे मिनिमा का पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है ना ये होते हैं -b/2a और -d/4a। इसको निकालना बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार फिर भी आप लोग बस थोड़ा सा दिमाग में, मैंने यहाँ पे इसीलिए बना दिया कि भाई आपको स्लाइड में यहाँ की याद हो जाए, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार डिटेल में मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिवीजन करवाते वक्त भी सारी चीज़ें बहुत एक्सप्लेन करके कराऊँ, ठीक है ना। बट ये है कि हाँ, मैंने क्वेश्चंस इसमें कम लिए हैं, क्वेश्चंस की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सिमिलरली इस सेम ऐसा ही केस था जिसमें बट ए जो है वो <0 था। इसमें क्या होता है, जो ग्राफ है वो उल्टा है, इसमें एक मैक्सिमा को अचीव करेगा। तो एफ एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ -∞, यहाँ 0 और यहाँ पे +∞, ठीक है ना। तो -∞ से 0 पहुँचती है, फिर है ना 0 से लेके अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचती है, फिर से 0 होके फिर से -∞ की तरफ पहुँच जाती है। तो वो नेगेटिव किन वैल्यूज़ के लिए है भाई, एक्स की वैल्यू -∞ से अल्फ़ा के लिए और एक बीटा से लेकर +∞ तक के लिए। तो देखो यही लिखा हुआ है मैंने, एफ एक्स की वैल्यू लेस कब है, जब एक्स की वैल्यू -∞ से अल्फ़ा है एंड बीटा से इन्फिनिटी है। ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, इन दो के लिए एफ एक्स की वैल्यू <0 और अल्फ़ा और बीटा जब उसके बीच में एक्स की वैल्यू अपन रखेंगे तो हमें एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो ये देख लो, एफ एक्स इज <0 फॉर अल्फा एंड बीटा, फॉर एक्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये वाला जो पहले वाले जो दो ग्राफ थे ना, वो थोड़े से बड़े एक्सप्रेशन वाले थे। ये बाकी तो देखो छोटू छोटू से एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है। बट हाँ, ये वाली चीज़ तो हमें पता ही चल गई कि ए पॉजिटिव है और डी = 0 है, तो मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव तो इसकी वैल्यू कभी हो ही नहीं रही भाई, नहीं हो रही ना। तो मतलब कि एफ एक्स है वो या तो <0 है या =0। <0 तो मैं कह सकता हूँ ना सारे एक्स के लिए, बस अल्फा और बीटा, अल्फा या बीटा, भाई सेम ही चीज़ है ना अल्फा और बीटा। तो अल्फा या बीटा के लिए बस वो =0 है, वरना सबके लिए वो पॉजिटिव है। और इसका जो उल्टा केस होता है उसमें अल्फा और बीटा के लिए वो 0 है, बाकी सबके लिए वो <0 है, ठीक है ना। ये ये 0 से लेके -∞ तक है और ऊपर अपना +∞ है, ठीक है। इसमें देखो -b/2 है, जो मिनिमा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें पता है अल्फा है, ये वाला पॉइंट अल्फा ही है ना। तो ये अल्फा ही -b/2a है, अल्फा या बीटा, इसका मतलब -b/2a एक तरह से रूट हो गया। अच्छा देखो, सम ऑफ रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है ना। अब अल्फा और बीटा अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, इसको हाफ कर दो, -b/2a, यही तो दिया हुआ है ना। और y तो है ही 0 हमारा, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो देखो सिंपल सा, इसलिए मैंने कहा कि क्या बहुत ही इजी है। हाँ, थोड़ा सा एक बार पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, ताकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए। इसका जितनी बार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो आप रिवीजन पे फोकस करिए, जितना भी पढ़ा है सिर्फ उतने का ही रिवीजन कर लेना तो अच्छा जाता है पेपर। ये मतलब मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। एक देखो, एक तो ये है कि आप है ना कवरेज वाइड कर दें अपनी, या फिर जितनी आपने कवरेज करी है उसकी इन डेप्थ कवरेज होनी चाहिए। जितना भी पढ़ो गहराई से पढ़ो, मतलब उसके ऊपर कोई भी सवाल आ जाए आपका, फिर वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है, इनफैक्ट IIT JEE में, ठीक है। तो ये वाला सेम कंडीशन इसकी यही वाली है, ठीक है। और इस वाले केस में एफ एक्स जो है वो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं करता, ठीक है ना। एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर। और इसकी देखो कोऑर्डिनेट्स, ये वाले कोऑर्डिनेट जो है मिनिमा वाले बोल सकते हैं इसको, मिनिमा वाले कोऑर्डिनेट्स वही होते हैं -b/2a, है ना। और इनका जो वो होता है, जो y वाला मिनिमा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये होता है -d/4a। ये सारे केसेस में कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, बस है ना इक्वेशन की जो वैल्यूज होती है ना उसके बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ कि ये वाली चीज़ याद कर लेंगे ना तो सबके लिए सिमिलर हो जाता है, ठीक है। और ये वाला लास्ट अपना वही ग्राफ है, बस इसमें a <0 है, इसका मतलब एफ एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। तो
कई बार क्या है क्वेश्चन में ये बोल देते हैं कि आपका जो एफ एक्स है ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर एफ एक्स जो है ऑलवेज नेगेटिव है। तो हमें ये याद आ जाना चाहिए एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव कब होता है। एक तो पॉजिटिव है मतलब कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है ना, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ही ऊपर की तरफ फेसिंग वाला ग्राफ बनता है, तो हमेशा एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और जो डी है डी लेस देन जीरो हो जाना चाहिए। डी लेस देन जीरो हो जाएगा कि तो मतलब कि अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो उसके जीरो हो जाएगा, फिर वो इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है हमारा जीरो हो जाएगा। हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव एक अलग चीज हो गई, एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन जीरो एक अलग कंडीशन हो गई। तो आप वो चीज़ है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक बार कंपाइल करके और देखो मैंने ये लिख दिया है कि एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो इफ एक तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और डी लेस देन जीरो होना चाहिए, और एफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव इफ ए इज लेस देन जीरो और डी इज ऑल्सो लेस देन जीरो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं। एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसमें देखो इक्वल टू का भी साइन है ना, तो इसमें क्या हो सकता है, ए ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए भाई। इसमें क्या है जो ग्राफ है वो यूँ टच बिल्कुल टच करता हुआ जाएगा, तो इसमें बस डी जो है वो लेस देन और इक्वल टू दोनों हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि लेस देन जीरो में तो वो सिर्फ ऐसा हो जाता है ना, और इस बार इक्वल टू जीरो है तो वो ऐसा हो जाएगा। दोनों केसेस में है ना हमारे जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बनेगा, तो हम दो केसेस ले लेंगे इसमें। इसमें क्या है मैथ्स में हमें केसेस आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। सिमिलरली देखो लेस देन इक्वल टू जीरो वाला केस है और ये हो गया। ठीक है, और एक और मैं आज आपके लिए लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस आर द रूट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो मैं आपको इतने टाइम से बता ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छा गाइज कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा आप लोग है ना ये तीन चीज़ें मत भूलना। ओके, हाँ थोड़ा सा बस फनी लगा मेरे को इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है गाइज, थैंक यू।